Welcome friends. Today in this video we will talk about the characteristics of a wave. Waves की characteristics के बारे में बात करेंगे. It is also an important topic क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है. न्यूमेरिकल्स वगैरह को भी सॉल्व करने में इनका यूज होता है. अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तो फिर उस न्यूमेरिकल को या टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. जो वेव्स होती हैं उसमें कुछ टॉपिक्स अभी हम लोग पिछले वीडियो में भी सुन रहे थे. एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, तो टाइम पीरियड, तो ये सब क्या है इसी के बारे में हम समझेंगे. इन्हीं को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स कहते हैं. तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में पहला आपको समझना ज़रूरी है. इस जीआईएफ को देखिए, इस स्लाइड को. इस व्यवस्था को कहते हैं सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि किसी थ्रेड से किसी सॉलिड स्फीयर को, छोटे से स्फीयर को किसी फिक्स पॉइंट से हैंग कर दें. देखना, एक थ्रेड से सॉलिड स्फीयर को बांध दिया गया है और फिर किसी फिक्स पॉइंट से इसे हैंग कर दिया गया है, लटका दिया गया है. तो इसी व्यवस्था को, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम. अब इस सिंपल पेंडुलम को यूज करने के पीछे रीजन ये है ताकि आपको समझा सकूं कि मीन पोजीशन किसे कहते हैं. देखिए, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर लाइन, इसको कहते हैं मीन पोजीशन. जहाँ पे ये कर्सर है माउस का, उसको आप फोकस कीजिए. इसे मीन पोजीशन कहते हैं, साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक. तो अब इस मीन पोजीशन के देखिए, किसी एक तरफ ले जाकर इसको बॉब कहते हैं. जो ये स्फीयर लटकाते हैं थ्रेड से, इसको बॉब कहते हैं. इस बॉब को किसी एक साइड ले जाकर, मैक्सिमम डिस्टेंस तक ले जाकर फिर छोड़ दिया जाए. तो आप देख रहे हैं ये मोशन करने लगा अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ. तो इस मीन पोजीशन से जितना अधिकतम दूरी तक ये जा सकता है, ठीक है, मीन पोजीशन से जितना अधिकतम दूरी तक, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, दोनों में से किसी भी साइड, जो अधिकतम मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उसी को कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड. ठीक है. मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस की दूरी को उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं. ये इस देखिए, यहाँ मीन पोजीशन है जो रेड लाइन इंडिकेशन दे रहा. यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यही, इससे आगे तक नहीं जा पा रहा. तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं. और इस यानी जब ये बॉब यहाँ से स्टार्ट होकर अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाए, फिर वापस लौट कर यहाँ से होते हुए इधर के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाए और फिर वापस मीन पोजीशन पे आए, तो ये जो चली गई दूरी है, डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ फिर वापस इस वाले पोजीशन तक और फिर मीन पोजीशन तक, इसको कहते हैं इसका वेवलेंथ. ठीक है. इस चली गई दूरी को इसका वेवलेंथ कहते हैं. यानी कि जब बॉब मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, मीन पोजीशन से स्टार्ट करके ये मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा, फिर वापस रिटर्न होकर इस साइड मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा और फिर मीन पोजीशन पर वापस आएगा. तो इस दूरी को हम क्या कहेंगे, इसका वेवलेंथ कहेंगे. तो मैंने अभी तक आप लोगों को पहले तो एम्पलीट्यूड समझाया. मीन पोजीशन से किसी एक साइड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही उसका एम्पलीट्यूड कहा जाता है. ठीक है. एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसके अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, तभी तो उसने उतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया. और उसके बाद
वेवलेंथ क्या था, मीन पोजीशन से स्टार्ट होके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए फिर मीन पोजीशन पे वापस आ जाना, इस लेंथ को हम कहते हैं वेवलेंथ। अगला पॉइंट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसा भाई, एक वेवलेंथ को यहाँ से मीन पोजीशन से स्टार्ट होके इधर जाना, फिर वापस इधर से इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाना, फिर मीन पोजीशन तक वापस आना, इस वेवलेंथ को कवर करने में जो टाइम लगा पेंडुलम को, उस टाइम को ही हम इसका टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, एक वेवलेंथ को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे उसका टाइम पीरियड कहते हैं। अब एक पॉइंट है हमारा फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को भी जल्दी समझ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हाउ मेनी साइकिल्स कंप्लीटेड बाय पेंडुलम इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने साइकिल वो कंप्लीट कर लेता है। जो ये कर्सर मैं दिखा रहा हूँ इसको जरूर ध्यान से देखिए। ये एक साइकिल है, यहाँ से यहाँ जाना, वापस यहाँ जाना और फिर मीन पोजीशन तक वापस आना, इसे एक साइकिल कहते हैं। ठीक है, एक चक्कर। तो 1 सेकेंड में जितना ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर ये कंप्लीट कर सकता है, उसी चक्करों की संख्या को, उसी साइकिल के नंबर्स को इसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। चलिए इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं आगे। एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? देखिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज रिलेटेड टू इट्स हाइट। किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड उसके हाइट से, कितना ऊंचाई तक उसका ग्राफ गया है वेव का, उस पर डिपेंड, मतलब वो एम्पलीट्यूड को शो करता है। ए वेव amplitude is the maximum distance that the particle of a medium vibrate from their rest position। ठीक है, अब मीडियम के पार्टिकल्स इस बॉब की तरह, इस पेंडुलम की तरह ही होते हैं कि जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो अपने मीन पोजीशन के दोनों तरफ वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, इस पेंडुलम की तरह ही, इसीलिए इस पेंडुलम का मैंने एग्जांपल लिया। तो अब देखिए, जैसे ही एनर्जी मिली, ये जो बॉब है ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लिया है। मीन पोजीशन ये है, अपने मीन पोजीशन के एक साइड इतना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लिया। इसी मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कहते हैं। लार्जर एम्पलीट्यूड मोर एनर्जी, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसके अंदर उतने ज़्यादा एनर्जी होगी। ए वेव विद ए लार्ज एम्पलीट्यूड कैरीज मोर एनर्जी देन ए वेव विद ए स्मॉल एम्पलीट्यूड डज। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसके अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। देखिए इस फिगर से, यहाँ पर ये देखिए, ये वेव को रिप्रेजेंट किया गया है और आपको पीछे बताया जा चुका है कि अब पार्ट को हम क्रेस्ट कहते हैं, मैक्सिमम हाइट को, और जो सबसे नीचे के पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में वेव्स आगे बढ़ती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स को बताया था हमने। तो ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन, ये मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, मीन पोजीशन को। ठीक, और मीन पोजीशन से मैक्सिमम हाइट यही है। देखिए कर्सर को, यही ना मैक्सिमम हाइट कवर किया है, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, या फिर नीचे की तरफ ट्रफ के पास। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है मीन पोजीशन से, इस मैक्सिमम डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कहते हैं। जितने ज़्यादा हाइट तक ये वेव्स होंगी उसका एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा होगा, और एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, उम्मीद है एम्पलीट्यूड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वेवलेंथ क्या है? कि दो क्रेस्ट के बीच की, देखिए ये बिल्कुल क्रमागत क्रेस्ट, एक के बाद दूसरा क्रेस्ट जब आता है तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं?
उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। दो कॉन्जुगेट क्रेस्ट के बीच या कॉन्जुगेट ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। इन दोनों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। और एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक की दूरी को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है बच्चों। पेंडुलम लेके भी हमने समझाया आपको कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, और यहाँ पर इस वेव फॉर्म को भी दिखाकर मैं समझा रहा हूँ कि कहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा। देखिए ये लाइन मैक्सिमम हाइट तक की लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एम्पलीट्यूड को मीन पोजीशन से। और दो कॉन्जुगेट क्रेस्ट या कॉन्जुगेट ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। किसी भी वेव का वेवलेंथ। ये जितना ज़्यादा होगा वेव उतना ही ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, और ये वेवलेंथ जितना कम होगा वो वेव उतनी ही तेज चलेगी। ठीक है, उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी क्योंकि फालतू खर्च नहीं होगी। और वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो भाई उसकी एनर्जी इतनी डिस्टेंस को कवर करने में ना खर्च होगी। और अगर वेवलेंथ कम रहता, ये देखिए एक और फिगर मैंने बनाया है, इसमें जो वेवलेंथ है एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस, ये इस वेवलेंथ की तुलना में कम है। देख रहे हैं? तो जिस भी वेव का वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब, फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था कि पर सेकेंड जितने ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल कंप्लीट होगी तो उसका उतना ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। अब जैसे इतनी लंबी वेवलेंथ है इसकी, देख रही है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको एक सेकेंड में भाई बहुत कम राउंड ही कंप्लीट कर पाएगा ये, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जबकि अगर वेवलेंथ कम होता तो ये पर सेकेंड ज़्यादा, देखिए इसका हाफ है लगभग, तो ये पर सेकेंड 2 राउंड कंप्लीट कर लेगा और ये पर सेकेंड 1 ही राउंड कंप्लीट किया, तो इसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई और इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। तो जिसकी भाई वेवलेंथ कम रहता अगर, तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी कम होगी और वो कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा दूरी को ही कवर करने में वेस्ट होती रहेगी। तो अभी आगे समझाता हूँ इस चीज़ को और डिटेल में। उम्मीद है एम्पलीट्यूड समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी। अभी मैं समझा रहा था फ्रीक्वेंसी को ही, इस स्लाइड में भी समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, फ्रीक्वेंसी इज हाउ मेनी साइकिल्स आर कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना चक्कर कंप्लीट किया गया, यही फ्रीक्वेंसी है। ये देखिए मीन पोजीशन है, कोई रबड़ बैंड आप कहीं स्ट्रेच करके बांध दीजिए 2 इंच पर, और उसके बाद किसी एक साइड रबड़ बैंड को स्ट्रेच करके उसे छोड़ दीजिए, तो आप ये मीन पोजीशन होगी उस रबड़ बैंड की। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस तक आपने उसे स्ट्रेच किया, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वही एम्पलीट्यूड हुआ इसका। और जब इसे छोड़ दिया आपने तो ये बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगा, यानी मीन पोजीशन के इधर भी और इधर भी दोनों तरफ मूव करने लगा। तो पर सेकेंड जितना ज़्यादा यह वाइब्रेट करेगा, अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगा या जितने चक्कर कंप्लीट करेगा 1 सेकेंड में, उसी को उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे अभी पीछे बॉब वाले केस में समझाया था, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाना, फिर वापस इधर मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाना और फिर मीन पोजीशन पे आना, इसको हम इसका वेवलेंथ कहते हैं। तो 1 सेकेंड में जितने राउंड यह कंप्लीट कर लेगा अपना साइकिल, इसे एक साइकिल कहेंगे। यहाँ से यहाँ जाना, वापस यहाँ जाना और फिर यहाँ आना। तो इस वाले केस में भी यही, यहाँ से यहाँ जाना, फिर एक बार इधर जाना और फिर मीन पोजीशन तक आना, तब जाकर एक साइकिल कंप्लीट होगा।
तो पर सेकंड जितने ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स ये कंप्लीट करेगा उसकी वेवलेंथ अरे उसकी फ्रीक्वेंसी उतने ही ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें सिंपली यही याद रखना है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल वो कंप्लीट कर रहा है एक सेकंड में। जितना ज़्यादा साइकिल कंप्लीट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज़्यादा होगी। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से जल्दी समझ लेते हैं कि जैसे कोई ऑटो वाला है, और मैं अपने ही शहर का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे रावस्टगंज बढ़ौली चौराहे से कोई लोढ़ी अस्पताल तक ऑटो वाला सवारी अपना ले आता है। तो अब 1 घंटे में जो ऑटो वाला है वह बढ़ौली चौराहे से लोढ़ी अस्पताल तक मान लीजिए 3 राउंड लगा लेता है, ठीक है। बढ़ौली चौराहे से वो 3 राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो 1 घंटे में उसने कितने राउंड कंप्लीट किए? 3 राउंड। तो उस ऑटो वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 3 साइकिल पर आवर। पर सेकंड तो कहेंगे नहीं, आवर में हमने कैलकुलेट किया है, तो 3 साइकिल पर आवर। देखिए जो एम्पलीट्यूड होती है उसकी यूनिट भी मीटर होती है क्योंकि डिस्टेंस है। वेवलेंथ की भी यूनिट मीटर ही होती है क्योंकि वह भी लेंथ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ फिर मीन पोजीशन पे, तो इसकी यूनिट भी मीटर ही होती है। टाइम पीरियड की यूनिट सेकेंड ही होती है और फ्रीक्वेंसी की यूनिट ये देखिए हर्ट्ज होती है। साइकिल पर सेकेंड भी होती है एक यूनिट और हर्ट्ज भी होती है इसकी यूनिट। तो योर हार्ट बीट, हमारा जो हार्ट बीट होता है 1 से 2 बीट्स पर सेकेंड, यानी वो 1 सेकेंड में 2 साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी हुई 1 से 2 हर्ट्ज तक हुई। कोई फैन है जो वो 1 मिनट में 6 साइकिल कंप्लीट कर लेता है, 6 साइकिल पर सेकेंड। 3 देखिए 1 मिनट में तो 360 टाइम्स वो राउंड पूरा कर लेता है, कोई भी फैन रोटेट करता है। लेकिन सेकेंड्स में अगर निकाल लें तो 6 साइकिल पर सेकेंड, हर सेकेंड में वो 6 साइकिल कंप्लीट करता है अपना। तो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 6 हर्ट्ज। उसके बाद कोई गिटार है, उसका जो स्ट्रिंग होता है जब इसको एक बार वाइब्रेट करके हम छोड़ देते हैं तो वो 100 से 800 टाइम्स तक वाइब्रेट करता है, इतने साइकिल कंप्लीट कर लेता है 1 सेकेंड में। तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 100 से 800 हर्ट्ज तक। तो ये तीनों एग्जाम्पल इसलिए दिखाया गया है कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है साइकिल पर सेकेंड पर डिपेंड करती है। आप देख रहे हैं यहाँ हार्ट बीट 1 से 2 ही साइकिल 1 सेकेंड में कंप्लीट किया, फैन 1 सेकेंड में 6 साइकिल कंप्लीट कर लिया, और जबकि गिटार का जो स्ट्रिंग है वो 100 से 800 टाइम्स अपनी साइकिल कंप्लीट कर लिया 1 सेकेंड में। इसी तरह जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ वो देखते हैं उनकी विंग्स कितनी छोटी होती है, लेकिन वो लगभग 400 टाइम्स पर सेकेंड अपनी विंग्स को फ्लैप करते हैं। यानी 1 सेकेंड में 300 से 400 साइकिल कंप्लीट कर लेती हैं, तभी तो वो उड़ पाती हैं। और वो जब फ्लैप करती हैं तो देखिए उनसे एक बजिंग की साउंड भी आती रहती है, भिनभिनाहट की, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी है कि पर सेकेंड कितने साइकिल कंप्लीट किया, कितना चक्कर लगा लिया 1 सेकेंड में, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और टाइम पीरियड के लिए पहले ही समझा चुका हूँ कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे ही उसका टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक। व्हाट इज वेवलेंथ समझा चुका हूँ, लेकिन बार बार टॉपिक रखा हूँ सामने ताकि आपको समझ में आए। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रिएट्स और कंप्रेशंस नेक्स्ट टू ईच अदर इन ए वेव। मैंने बताया था 2 लगातार वाले जो क्रेस्ट हों या फिर कंप्रेशंस हों। आपको याद है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मैं कंप्रेशन रेयरफेक्शन भी समझाया था। तो या तो 2 लगातार क्रेस्ट के बीच या फिर 2 कंप्रेशंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। इसकी यूनिट मीटर होती है। देखिए टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम कहें या कोई भी वेव का टाइम पीरियड, इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम टू फिनिश वन फुल ऑसिलेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। वन फुल ऑसिलेशन यही मैंने बताया कि अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया। इस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड।
फिर यहाँ से मूव करते हुए इस साइड मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया और फिर वापस मीन पोजीशन में आ गया। इसको कहते हैं वन ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से पूरा कंप्लीट करने में इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। ठीक, और इसी को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा, इस फुल वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। और टाइम पीरियड है तो यूनिट भी क्लियर ही है, यूनिट इसका सेकंड। देखिए यहाँ पर हम सब जान रहे हैं कि जितना ज़्यादा एक साइकिल को कंप्लीट करने में समय लगेगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि पर सेकंड नंबर ऑफ साइकिल जो कंप्लीट हुए, नंबर ऑफ राउंड्स जो कंप्लीट हुए। तो अब जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही नंबर ऑफ साइकिल्स कम होंगे। तो टाइम पीरियड के फेवर में पहले देख लेते हैं कि वेवलेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है और ज़्यादा टाइम लग रहा है एक साइकिल कंप्लीट करने में, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम पीरियड कम लगे एक साइकिल कंप्लीट करने में तो उसकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे एक सेकेंड में। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जितना कम लगेगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी वेव की। तो ये याद रखिएगा, इन दोनों के बीच अपोजिट रिलेशनशिप होता है। इसी तरह वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। क्यों? क्योंकि भाई वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा तो उसका एक राउंड कंप्लीट करने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। यानी 1 सेकेंड में उतने कम राउंड ही कंप्लीट हो पाएंगे, उतने कम साइकिल कंप्लीट हो पाएंगे। तो वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब है कि उस वेव की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, कम होगी। और वेवलेंथ अगर कम होता तो जल्दी जल्दी साइकिल कंप्लीट होता 1 सेकेंड में। तो इस तरह से वेवलेंथ भी फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और टाइम पीरियड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की।